अस्सलाम वालेकुम। पहले ज़रा आज 2 मैचेस हुए हैं, इंडिया और न्यूज़ीलैंड का, और फिर उसके बाद हमारा पाकिस्तान और श्रीलंका का। तो पहले एक काम करते हैं कि इंडिया और न्यूज़ीलैंड वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने मैच पे ज़रा तफसील से बात करेंगे। तो इंडिया वाले मैच में 300 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे न्यूज़ीलैंड ने, और भाई उसे चेस कर लिया बड़ी आसानी से 6 बॉलों के फ़र्क से। बीच में ये बस अगर मतलब है कि मैच वैसे तो पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग कर ही देते हैं, इंडिया में बैटिंग अच्छी हो ही जाती है आमतौर पे। तो बैटिंग अच्छी कर ली इन लोगों ने, न्यूजीलैंड वालों ने। डेविन कॉनवे ने 56 रन बनाए, हेनरी निकल्स ने 62 बनाए, और बीच में डैरिल मिचेल ने 84 बनाए। बैटिंग इनकी प्रीटी मच अच्छी लग रही है, अच्छी थी, अच्छी की भी इन्होंने बैटिंग। लेकिन मुझे लगा शायद अगर केन विलियमसन होता तो शायद और बेटर हो जाता बीच में सब वगैरह। लेकिन बैटिंग ओवरऑल चलो ठीक करी इन्होंने, 300 रन कहीं से भी छोटा स्कोर नहीं होता, इंडिया में हो जाता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो इनको आई है बॉलिंग में। माइकल ब्रेसवेल कप्तान आया यार, और इनके पास जो है वो जो बॉलिंग है वो है ही नहीं। मैट हेनरी जो इनका बॉलर है ना, वो इनका एक तरीके से ना टीम में नेसेसरी है। उसके बगैर इनकी बॉलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती अब। पहले तो हो जाती थी कंप्लीट, क्योंकि पहले वो ट्रेंट बोल्ट होता था। ट्रेंट बोल्ट जब से इनकी टीम से गया है ना, इनकी बॉलिंग वो बची ही नहीं है। अब उसके बाद ये ढूंढ रहे हैं, वो डफी को खिलाते हैं टेस्ट मैच में, ये जकारी फोक्स लेकर आए हैं उसको खिलाते हैं, और भी इनके बॉलर हैं, ये क्लार्क को लेकर आए हैं इसको खिला रहे हैं। बहुत सारे बॉलर्स खिलाते रहते, लेकिन वो जो बात वो जो ट्रेंट बोल्ट दे रहा था ना, नए बॉल से आता था, कब कहीं अक्सर वो रोहित शर्मा को भी आउट कर लेता था जल्दी। तो उसके पास वो विकेट टेकिंग आर्ट मौजूद था। जब कंबाइंड विद मैट हेनरी, वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता था उनका। अभी काइल जेमिसन अच्छा है, वो अच्छा है आपका। काइल जेमिसन जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और एक जो है आपका अ, बल्कि काइल जेमिसन ही है बस, और कोई इनके फास्ट बॉलर है ही नहीं। कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है यार, जकारी फोक्स वगैरह, मैं तो इनको फास्ट बॉलर मानता नहीं हूँ, न्यूजीलैंड कंडीशंस के बॉलर हैं। और बाकी कोई इतना अच्छा बॉलर उन्होंने लिया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई एक तेज बॉलर, फास्ट बॉलर लेके आना चाहिए था, मैट हेनरी टाइप का, तो फिर शायद थोड़ा सा चैलेंज पोज होगा, क्योंकि सामने वाले तो अच्छी बॉलिंग लेकर आए थे। और इंडिया की बैटिंग बड़ी बैलेंस थी, बॉलिंग भी बहुत बैलेंस थी, बैटिंग डीप थी, हर तरीके से ये अच्छी टीम बनी हुई थी। दो अच्छी इनिंग्स चाहिए होती हैं इंडिया के अंदर, तो आप कोई भी टारगेट चेस कर ले। तो विराट कोहली ने फिर अपनी आज क्लास दिखाई, 93 पे आउट हो गया, बहुत अच्छी बैटिंग की है। हो जाता 100 आज, लेकिन रह गया, चलो। वह रेयर साइट है कि कोई कि वो 90s में 80s में जाके आउट हो जाता है, बहुत रेयर साइट है ये। लेकिन हो जाता है, चलो, प्लेयर है, इंसान खुदा तो नहीं है, कभी गलती नहीं करेगा। गलती तो करनी थी उसने। खैर, चलो, अच्छी बैटिंग हो गई इनकी। बीच में एक वक्त ऐसा आया था जब एकदम से ना 3 विकेटें काइल जेमिसन ने तेज तेज ले ली थी। वहां पर मुझे लगा कि शायद ये मैच थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो था ना नीचे, हर्षित राणा, इसने आगे अच्छी बैटिंग कर दी। इसको गौतम गंभीर ने तकरीबन ऑलराउंडर बना दिया भाई। ये था ये बॉलर, इसे तकरीबन ऑलराउंडर बना दिया, और अच्छा यूज कर रहा है उसका। इस टीम में मुझे लग रहा है कि बहुत सब कुछ, सब अच्छा ही कर लेंगे, कोई इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है, और कोई इतना बुरा कर भी नहीं रहा, अच्छा ही कर रहे हैं सारे के सारे। अगर आप वो देखो, तो लेकिन मुझे लग रहा है इस टीम में ना, अगर इंडिया की टीम में कोई 2 प्लेयर कॉम्प्रोमाइज हो रहे, टीम नहीं, टीम तो ठीक है, लेकिन प्लेयर अगर 2 लग रहा है ना जो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे शायद, वो मुझे लग रहा है एक वॉशिंगटन सुंदर है, क्योंकि उस बेचारे की जगह बन नहीं रही है, उसे खिलाया जा रहा है लेकिन उसकी जगह बन नहीं रही है। अब उसको फिट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो है भी यूटिलिटी प्लेयर, लेकिन यूटिलिटी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि कहीं भी दे दो उसको। आज इसका नंबर कौन सा रखा है उन्होंने, 8वें नंबर पे बैटिंग आई है उसकी। तो कभी 8 पे खेल लेता है, कभी वन डाउन आ जाता है, कभी ओपन खेल लेता है, कभी मिडिल ऑर्डर में आ जाता है, तो उसका नंबर ही नहीं सेट होने दे रहे, और उस चक्कर में वो पागल हो जाएगा किसी दिन। मुझे ये लग रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में जाया हो जाना है उसने। ठीक है ना, या तो उसको खिलाओ, तो उसको दे दो भाई कोई नंबर वंबर बीच में, भाई तू इधर खेलेगा। और अगर उसकी जगह नहीं बन रही है, तो भाई उसकी जगह पे प्रॉपर स्पिनर खिला लो। ठीक है,
या प्रॉपर छठे नंबर का बैट्समैन खिला दो, रिंकू सिंह डाल दो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये तो नहीं होना चाहिए ना कि वो उस बेचारे को कभी नीचे फेंक दिया, कभी ऊपर कर दिया। खैर, भारत उसकी यूटिलिटी भी इस तरीके की है। टेस्ट में 100 किया है अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ बंदे ने। और यहाँ पाकिस्तान इंडिया की ओडीआई टीम में 8वें नंबर पे खेल रहा है, ये भी एक मतलब कमाल की बात है। इंडिया में टैलेंट का बर्स्ट इतना, आउटबर्स्ट इतना है, अब वो संभाल नहीं सकते ना, तो उसको खिलाना पड़ता है 8वें नंबर पे। यहाँ तक बैटिंग स्ट्रांग है इंडिया की, 8वें नंबर तक। तो हाँ, एक ये प्लेयर है और दूसरा एक केएल राहुल है, जो मुझे लगता है कि ये भी बेचारा जो है ना ट्रक के नीचे आ गया है। हाँ, क्योंकि ऊपर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन के लिए 3 नंबर तय हुए हैं, जिसकी वजह से वो पूरा वन डाउन या ओपनर ओपनिंग का प्लेयर है, ओपनिंग तो करता है टेस्ट में, लेकिन वो बेचारा क्योंकि ऊपर प्लेयर इतने ज्यादा हैं, चलो चौथे पांचवें नंबर तक भी ठीक था वो, अब तो वो बेचारा छठे नंबर पे आ रहा है। तो खैर, क्या करेंगे, यही है बस, इतने सारे प्लेयर्स हो जाते हैं तो यही होता है। लेकिन अच्छा 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 चेस किया आज इंडिया ने, और फ्लो लगा। जब चेस करने गए हैं, कंट्रोल में ही लगे शुरू से। विराट कोहली ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है 80, मेरा ख्याल है 88 89 100 तो कर ही लिए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अच्छा, विराट कोहली की तकरीबन 84 सेंचुरीज आ रही हैं। 100 वाला रिकॉर्ड है उसका सचिन तेंदुलकर के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड में अभी 16 सेंचुरीज तो हैं, लेकिन ये कर लेगा, क्योंकि लग ऐसे रहा है, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि टूर्नामेंट्स ना बायलैटरल्स हो बहुत ज्यादा रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अपने। अब ये ज्यादा नहीं हो रहे, इंडिया के अंदर ज्यादा हो रहे हैं। तो ये पता नहीं कोई पार्ट ऑफ दिस गेम, पार्ट ऑफ द प्लानिंग है क्या है, कि इंडिया के अंदर मैचेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे हैं, और इंडिया पे उसका हाथ सेट है, वो तो बचपन से खेल रहा है भाई वहाँ पे। तो अच्छा परफॉर्म कर लेता है वो। अगर उसको अंडर लाइट्स बैटिंग मिल जाए तो उसके लिए केक वॉक है व्यू के अंदर। तो एक तो वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, और दूसरा ये कि इनका वर्ल्ड कप भी जो है वो 2027 में इंडिया के अंदर ही पड़ रहा है। तो 2 साल का टाइम है, और अगर आप ऐसे देखो तो 8400 की भी है, तो 8-800 मुश्किल है। लेकिन 2027 तक अगर जाता है तो यू नेवर नो, शायद कर भी ले। और देखते हैं, शायद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ओडीआई में ना कर सके, तो हो सकता है कि इसको 2-4 सीरीज ऑनररी टेस्ट की दे दी जाए, कि भाई आप ये टेस्ट मैचेस खेलो, चलो अपना टैली पूरा करो यार, 100 का, 100 का। अगर वर्ल्ड कप निकल भी गया 2027 के बाद, तो शायद थोड़े से टेस्ट मैचेस और दे दी जाएंगे, चलो यार ये खेलो, आप पूरा करो अपना 100। खैर, भारत आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार, जितना खेलता है मजा ही आता है देख के। और अब थोड़ा क्योंकि मैंने कहा ना, लर्नर है, अच्छा इवॉल्व करता है अपने गेम को, इस उम्र में भी इवॉल्व कर रहा है। स्ट्राइक रेट तेज कर दिया भाई, तेज होके खेल रहा है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जबरदस्त मजा आता है बैटिंग देख के, बैटिंग की मास्टर क्लास है। और इतने प्लेयर इंडिया ने प्रोड्यूस कर दिए हैं, पर आज भी बैकबोन विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। आज भी विराट कोहली की नॉक निकाल दो, कहीं ना कहीं मैच में फंस जाना था। तो बैकबोन है अभी भी। खैर बहरहाल, एक तो ये हो गया, और दूसरा अब आ जाओ हमारे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में। भाई बारिश हो गई, 12 ओवर का मैच था। 12 ओवर के मैच में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, मेरा ख्याल है कि डम्बुला की विकेट बहुत अलग तरीके से परफॉर्म कर रही थी यार, अच्छी बल्ले पे आ रही थी बॉल। पिछले मैच में जैसे हमने देखा था, बहुत इतना स्पिन हो रहा था, लो स्कोरिंग मैच था। आज जो है बल्ले पे ऐसे बॉल आ रहा है, 12 ओवर में 20 ओवर का स्कोर हो गया, 160 रन। और श्रीलंका के बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग तो करी ओपनर के अलावा, एक जो प्रथम निशान का 0 पे आउट हुआ। बाकी सबने तकरीबन अच्छी बैटिंग करी, 20 30 22 21 34 22। लेकिन इन सब स्कोर्स में जो सबसे जरूरी चीज थी ना देखने वाली, वो था स्ट्राइक रेट। 250, 187, 146, 161। और फिर दसवें शनागा ने तो अंधी फेर दी, 377 का स्ट्राइक रेट, और फिर 275, और जेनिथ लियानगे ने 275। तो बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते गए, मारते गए, खेलते गए, मारते गए। ये इन्होंने दिखाया, क्योंकि भारत है तो होम ग्राउंड ना, पता होता है कि होम ग्राउंड ने क्या करना है।
तो ग्राउंड ने करना क्या है, तो इनको पता था। उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को सही अप्लाई किया, स्कोर अच्छा पोस्ट कर दिया। मेरे हिसाब से शायद 15-20 रन ज़्यादा इस वजह से हुए। तो दसुन शनाका ने जो एंड में फ़हीम अशरफ को मारा है ना, वहाँ से गेम बहुत आगे चली है। और वहीं मोहम्मद वसीम भी पिट गया यार। उसके बाद जो हमारी जो बैटिंग आई है, उसमें भाई बड़ा ही सुस्त स्टार्ट लिया हमने। यार ये हमारे प्लेयर्स जो है ना कहीं लिमिट हो रहे हैं ये 170 180 के मैचेस पे आके। मैं ये कह रहा हूँ अगर 20 ओवर में 170 180 का मैच भी होता ना, तो हम अभी भी 8 या 9 रन के रन रेट से हमारे ओपनर्स ने स्टार्ट नहीं लिया था। अभी भी जो है शाहजादा फरहान ने 5 बॉलें ली हैं और सेट हुआ है। अबे 12 ओवर के मैच में 160 रन लगा हुआ है, तुमने 5 बॉलें लेनी समझने के लिए। मैं मतलब ये समझने भाई आउट हो जाते यार, आप नीचे वाले प्लेयरों को मौका दे देते। आओ मारो। लेकिन ये मैच तो वो था, आप 13.5 के रन रेट से चेस करने जा रहे हो, 13.5 था या 14 था। तो 13.5 का रन रेट पे आप 5 बॉलें डॉट करोगे। तो वो आपने तो 5 बॉलें डॉट से मेरा मतलब सिंगल डबल। तो 5 बॉलें तो लेके 5 बॉलों पे 5 रन करके आपने वैसे ही रन रेट 14 पे पहुंचा दिया। 14 के बाद क्या चेस करना था। बस भला हो सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा ने आज ऐसी नॉक खेली है, 1 डाउन आया भाई। और 1 डाउन आकर मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यार ये ऐसी नॉक खेल लेगा। मैंने कभी इसको देखा ही नहीं ऐसे खेलते हुए। और भाई आज बंदे ने 375 के स्ट्राइक रेट्स हमारे, 375 के 45 रन 12 बॉलों पे बनाए हैं। जो पहली बॉल से कूटना शुरू किया है और जो पीछे जो स्वीप के जो छक्के लगाए हैं, मजा आ गया देख के। और फुल कंट्रोल में, ऐसा नहीं लगा कि मतलब है कि कोई ऐसे शॉट्स खेल रहा है कि अनईजी हो रहा है। उसका एक रीजन ये भी था कि श्रीलंका के बॉलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से रीड हो रहे थे। शायद उसकी वजह ये भी थी कि ओडीआई सीरीज में इन सारे बॉलर्स को खेला हुआ है सलमान अली आगा ने, तो शायद आदमी एक थोड़ा सा समझ जाता है। अदर दिन पाथिराना तकरीबन सारे वही बॉलर थे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में खेल के गए थे। तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है कि क्योंकि उनके साथ रिसेंटली सीरीज खेली थी, सलमान अली आगा ने इनके खिलाफ 100 भी किया हुआ था बड़ा। तो शायद ये वजह हो सकती है कि वो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट था श्रीलंका के खिलाफ और उसने आते ही चार्ज करना शुरू करा। और यार 1 डाउन पे क्या बैटिंग कर गया यार ये। इसने तो सबको कंफ्यूज कर दिया। उधर बाबर आजम से 105 110 का स्ट्राइक रेट नहीं टच हो रहा है, और यहाँ पे बंदा 350 का स्ट्राइक रेट मार गया 1 डाउन पे आके। थोड़ी देर के लिए मतलब एक थोड़ी सी हंसने की भी बात है कि मैं ये सोच रहा था अगर इस मैच में 1 डाउन बाबर होता तो क्या होता। ये मैच खत्म हो जाता। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम हमने फाइट बैक देखी। देखो, सलमान अली आगा के कैरेक्टर से कोई जो है ना इनकार ही नहीं हो सकता, क्योंकि बंदे में जीतने की आग तो है। ठीक है ना। हाँ, उसमें वो एबिलिटी हिटिंग की नहीं है, ये अलग बात है। आज जो उसने हिटिंग करी है, वो उसने बॉलर का पेस यूज करके मारा है ज्यादा। ठीक है, वो ज्यादा सीधा नहीं खेलता, मैंने नहीं देखा। कवर्स पे छक्के मार लेता है, सीधा नहीं जाता बहुत कम। कभी देखा होगा कि फास्ट बॉलर को सीधा मारो, मैंने नहीं देखा मारते हुए। और पिछले मैच में बाय द वे सीधा मारते हुए कैच हो गया था, सामने दे दिया था। तो सीधे कम छक्के मारता है, लेकिन इधर स्क्वायर ऑफ द विकेट, इधर लेग साइड पे, कवर्स पे, पीछे अच्छा खेल लेता है। तो ठीक है, आपको एक 150 160 का नॉर्मली एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होता है, जिसके लिए आपको आपके पास जो है आपको गैप्स की समझ होनी चाहिए। अगर आप गैप्स में खेल के अपना स्कोर बेहतर कर रहे हो तो ठीक है, आपकी पावर रेटिंग अच्छी नहीं है, आप मनूवर करके बॉल को अपने टारगेट, अपने इम्प्रोवाइजेशन से जो है अपने शॉट्स बना लो। और वो आज किया। कितने शॉट उसने स्वीप पे निकाले, फील्डर ही नहीं था, साफ नजर आ रहा था उसने गैप पहले ही देख लिया और मार दिया। स्मार्ट बैटिंग करी है, स्मार्ट और एग्रेसिव दोनों। ये हमारी बैटिंग में ख्वाजा नाफे ने थोड़ी सी आज एक अच्छी बैटिंग करी। और आज मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो टेस्ट था, मोहम्मद नवाज ने फिर 28 रन डाल दिए भाई। ये बंदा कुछ 186 के स्ट्राइक रेट, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देता जरूर है।
ठीक है, कोई बहुत हार्दिक पांड्या नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसका हमेशा होता है। और शादाब ये भी फेल, फ़हीम ये भी फेल। और इसके अलावा हालाँकि हम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार अगर ये शादाब और फ़हीम जो आए हैं, इनको ये अगर थोड़ा-सा आके थोड़ा-सा चार्ज कर लेते ना, एक एक आधा तो मारे, लेकिन थोड़ा-सा अगर तेज़ चले जाते ना ये, और थोड़ा-सा तेज़ मारते हुए चले जाते, तो शायद ये मैच हम जीत भी सकते थे। 14 रन से तो हारे। तो इतना बुरा चेज़ नहीं था। दे वेंट डाउन फाइटिंग, ठीक है? ये चीज़ इस तरह हार जाओ तो अब मसला नहीं है। नज़र आया भाई लड़ने गए हो, और लड़ने गए हैं, उसका पहला पंच खुद कप्तान ने लगाया। ये देख के और मज़ा आया। तो सलमान अली आगा को शाबाश, ज़बरदस्त यार। गलत प्रूफ किया आपने अपने सारे के सारे फैंस को कि आप वन डाउन पे आके इस तरह की नॉक खेल सकते हो। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैं अगर सलमान अली आगा को वैसे देखूं तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि यार ये लेगा 5-6 बॉलें सेट होने के लिए, फिर मारेगा। इतने में शायद गेम ही निकल जाता। लेकिन भाई पहली बॉल से आया है चार्ज करना, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। शादाब, फ़हीम और ख्वाजा नाफे, इन तीनों में सबसे अच्छा ख्वाजा नाफे खेला। अच्छा, आज क्योंकि ख्वाजा नाफे ने अच्छा खेल दिया है, तो एक लोग सारी ये भी बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यार ख्वाजा नाफे को जो है मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ भाई, ख्वाजा नाफे को अगर मौका दोगे तो उस्मान खान को बिठा दोगे क्या? और अगर उस्मान खान को बिठा दोगे तो उसको फिर पीछे जो चांसेस दिए हैं वो क्यों दिए थे? तो यार एक मैच में जिसमें बारिश हुई है, अब ख्वाजा नाफे को एक ऐसी आप कह लो ट्रायल बेसिस पे मौका मिला, तो अगर उसने 25 रन कर दिए तो क्या वो उस्मान खान से बेहतर हो गया? उस्मान खान की 2 पीएसएल में सेंचुरीज है भाई, ठीक है ना? और 2 हैं या 3 है पता नहीं। ओपनर पे जाके मारी नहीं उसने। ठीक है वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन 100 करने का मतलब होता है कि आप फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को खेलते हो। कोई भी इंसान पहले 6 ओवरों में तो 100 करता नहीं है, ठीक है? तो उस्मान खान कहीं से भी हल्का प्लेयर नहीं है भाई, ठीक है? आज नहीं चला, मैं अपना सच बात बताऊं ना, आज उस्मान खान अच्छा नहीं चला, लगा भी नहीं अच्छा खेलते हुए। लग रहा था कि बुरा खेल रहा है, लेकिन मेरा इस बंदे में ज्यादा फेथ है, क्योंकि आप प्रोसेस से चांस इसी को देते हुए आए। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, स्टिक करो उस्मान उस्मान खान पे। आपका पहला विकेट कीपर उस्मान खान ही है। ख्वाजा नाफे उस सूरत में आता है कि अनटिल अनलेस कोई मिस हैप हो जाए, आप नेदरलैंड से पहला मैच हार जाओ, आप इंडिया से भी हार जाओ, लाले पड़ जाए, उस सूरत में ख्वाजा नाफे इन होता है। तो 15 में रखना चाहते हो एज ए सेकंड विकेट कीपर, ओके, लेकिन पहला विकेट कीपर आपका बनता उस्मान खान ही भाई। दूसरी चीज ये कि आपने फखर जमान को यहाँ पे नहीं खिलाया और बाबर आजम को नहीं खिलाया, जो आएगा वर्ल्ड कप में ना। अब मेरा सवाल ये है, सलमान अली आगा ने तो परफॉर्म कर दिया वन डाउन पे, अब सलमान अली आगा को नीचे करोगे, बाबर को बीच में लाओगे, और चलो बाबर आ जाएगा ठीक है, नीचे से फिर ख्वाजा नाफे हटेगा और उसकी जगह फखर जमान आ जाएगा, यही होगी ना सेटिंग। तो इस सूरत में फिर और एक बंदा कोई बाहर कौन होगा? मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ पे ही, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़हीम अशरफ ने हटना है। और नीचे आपके जो 2 बॉलर थे, मोहम्मद नसीम शाह और मोहम्मद वसीम, इन्होंने भी कोई खास बॉलिंग नहीं करी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नसीम शाह फिर भी रिटेन हो जाएगा, वसीम तो शायद बिल्कुल भी नहीं हो। उनकी थोड़ी सी बॉलिंग भी अगर हम देखें तो 18 के रन रेट इकोनॉमी से पिटे हैं भाई मोहम्मद वसीम, कमाल ही कर दिया। मोहम्मद वसीम हैड हिज चांसेस यार, मोहम्मद वसीम को यार अपने चांसेस पूरे पूरे मिले। और साउथ अफ्रीका की सीरीज, श्रीलंका की सीरीज, और उसके बाद फिर अब ये वाली T20 सीरीज, इन तीनों सीरीज में उसने कहीं पर भी, देखो उसने जगह किसकी लेनी थी? हारिस रऊफ की, ठीक है? तो हारिस रऊफ की जगह लेने के लिए ऐसी कौन सी टेयर अवे फास्ट बॉलिंग की है, या ऐसा कौन सा मैजिकल स्पेल किया है पिछले 6 मैचेस में या 5 मैचेस में, जिसमें से मैं ये बोलूँ कि यार इसकी जगह ये डिजर्व करता है हारिस रऊफ को हटाना। अगर हम हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखते हैं, हाँ ठीक है, वो बड़े मैचेस में एक
बुरा ओवर करके मैच दे देता है सामने वाले को। लेकिन उसके अलावा बायलैटरल्स में और ग्रुप मैचेस में अगर उसकी परफॉर्मेंसेस निकाल के देखोगे तो टेयर अवे फास्ट बॉलिंग होती है भाई। और टेयर अवे फास्ट बॉलिंग से मेरा मतलब ये है कि कोई एक स्पेल ऐसा दे देता है, चाहे पिटेगा, 40 रन खाए होंगे, लेकिन 4 विकेट निकाल के दे देगा, एक ओवर में 2 आउट करके दे देगा। एक ऐसा स्पेल देता है जिससे मैच पलटता है। अगर मोहम्मद वसीम ने जगह लेनी थी तो यार ये करना था, और मैं चाहता था ऐसा हो। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग करके गया ये इन चांसेस में, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये शाहीन शाहीन या हारिस का रिप्लेसमेंट बन सकता है। और इतने चांसेस मिलके भी नहीं बन सकता तो भैया फिर तो शायद अभी दूर दूर तक फिर अब मौका नहीं है कि आप कोई बड़े टूर्नामेंट में बॉलिंग करते हुए नजर आओ। काश ऐसा होता, लेकिन लग नहीं रहा होता हुआ। अब हाँ, मुझे एक चीज का ये जरूर है कि जो हमारा मसला आ रहा है ना ओपनिंग पे, साइम अयूब का। यार साइम अयूब का मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इसका स्पिनर पे क्या करें। स्पिनर पे ये सही मार नहीं पा रहा। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि विकेटें तेज होती हैं तो यहाँ तो ये जमा जमा के मार देता है पटाखे। लेकिन मसला ये है कि क्या आपको हर जगह पाकिस्तान जैसी विकेटें मिलेंगी भाई। आज वनिंदु हसरंगा ने जो इसको बॉल किया था, उस बॉल पे सिर्फ एक ही शॉट बनता था और वो था छक्का। छक्का, छक्के के अलावा कोई शॉट नहीं बनता था उस पर। और भाई साहब ने उसको मिस क्यू करके कैच दे दिया लॉन्ग ऑन पे। उसने बॉलर ने गलत बॉल किया और उसको छक्का दे दिया और उस पर आउट विकेट देके चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के चांसेस थ्रो करके तो यार फिर ये हमें भी प्रॉब्लम में डाल रहा है ना। और पाकिस्तान, चलो मैं ये बात एक और कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को की टीम अच्छी लग रही है। द ओनली प्रॉब्लम इज जो मिडिल ऑर्डर में एक पोजीशन आ रही है ना उस्मान खान की। और आप कुछ हद तक कह सकते हो कि जब ख्वाजा नाफे हटेगा तो फखर जमान आएगा नीचे। ये एक दो ऐसी पोजीशन हैं जिसपे ना थोड़ा सा एतराज है। फखर जमान छठे नंबर पे, समझ नहीं आ रही मेरे पास। फखर जमान के होते हुए आप सईम अयूब का फेलियर ऊपर क्यों लोगे यार, मुझे समझ नहीं आ रही बात। क्योंकि जहाँ अच्छे स्पिनर लगते हैं सईम अयूब को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और वो ओपनिंग में भी कोई ऐसा नहीं कर रहा कि कोई एक मैच अपने दम पे जितवा दे। अपने दम पे जितवाने वाला मैच नहीं दे रहा वो पाकिस्तान को। जबकि अगर दूसरी साइड पे देखो तो फखर जमान जो है लेता है, वो भी हर मैच में रन नहीं करता, लेकिन वो 3-4 मैच में कोई एक मैच बिल्कुल निकाल के बाहर दे देता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है जो इन दोनों के बीच में लेनी है कि साइम और फखर, इनमें से ओपनर कौन आएगा। ये $1 million कॉल है। क्योंकि अगर लास्ट सबसे बड़ा मैच उठाओ जो हमने खेला हो, लास्ट सबसे बड़ा मैच वो इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप था। और उसमें ओपनर कौन थे? साहबजादा फरहान और फखर जमान। और हमारी ओपनिंग अच्छी थी। तो अब ये एक बिल्कुल एक $1 million कॉल है कि जी आपने क्या करना है। फखर जमान को नीचे खिला के उसका क्या करना है, बड़े मैचेस में उसको कैसे नीचे रख सकते हो। और ये भी एक बात आ रही है कि क्योंकि अब आपने शदाब को बीच में डाल लिया है तो वो ओवर्स जो साइम अयूब लेता था अब वो शदाब ले रहा है। तो क्या शदाब ने, चलो ठीक है, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कर ली थी, इस मैच में क्या अच्छी बॉलिंग करी है उसने? उसका एक कैच जरूर छूटा, लेकिन उसके अलावा जो है कोई ऐसी खास बॉलिंग तो नहीं करी है शदाब ने आज। अब वो वाली जो उससे पहले वाले मैच की विकेट थी उस पर तब स्पिन हो रहा था बॉल, तो वहां तो भाई साहब ने जो है वो निकाल ली पहले एक ओवर के अंदर 2 विकेट। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा बॉल थोड़ा सा बल्ले पे आना शुरू हुआ है तो वही 2 ओवर में 19 रन खा लिए 9.5 के स्ट्राइक रेट से, 9.5 की इकोनॉमी से। तो अभी मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसाइड। जिस तरीके से शादाब को घुसेड़ दिया ना टीम के अंदर, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसाइड कि शादाब की फॉर्म लगी हुई है या नहीं लगी। मैं तो एक दो मैच में नहीं मान सकता कि जी शादाब बिल्कुल ओके चल रहा है। 10 मैचेस खेलता, 8 पीछे 8 मैचेस जैसे बाकी प्लेयर खेल के आए, नवाज खेल के आया, फहीम खेल के आया, इस तरीके से पीछे मैचेस मिले होते तो आप देखते हैं कि यार 10 मैचेस में से कितने मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, किसमें एवरेज किया, किसमें बिल्कुल नहीं चला। वहां से एक बॉलर की या बैट्समैन की फॉर्म पता चलती है।
अभी हम सिर्फ 2 मैचेस, एक बिग बैश में 4 जो आउट कर लिए और एक यहाँ पर जो उस दिन 3 आउट कर लिए, बस 2 इनिंग पे हम चल रहे हैं कि जी शादाब ओके है। पता नहीं भाई, देखते हैं अभी इसका क्या हिसाब बनता है, लेकिन चलो पाकिस्तान ने ठीक है, एक अच्छी एक विक्ट्री होते होते रह गई, बट पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली और फाइट बैक दिया। और इस फाइट बैक के पीछे जो फोर्स थी वो खुद कप्तान लगा, नजर आया कि टीम जीतने जा रही थी, हार गए कोई बात नहीं, लेकिन जीतने जा रही थी। ये एक बात जो है ना, और बस एक लास्ट पॉइंट में बोलूं, फिर हम थोड़ा और टॉपिक्स पर मूव करेंगे आगे। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ देखने में समझ में आ रही है ना, वो ये है कि यार हमारे प्लेयर्स की जो हिटिंग एबिलिटी थी आज, एज कम्पेयर टू जो हिटिंग एबिलिटी थी श्रीलंका की, उसमें बड़ा फर्क आ रहा था। हालांकि क्या उनके अच्छे ज़्यादा हिटर हैं? नहीं, उनके प्लेयर इम्प्रोवाइज करके मारा। जनित लियाना की बैटिंग देखो, कोई भी उसने ऐसा शॉट नहीं मारा जिसको आप बोलोगे कोई पावर पावर हिटिंग की है। दसन शानागा ने तो की, जनित लियाना ने तो कोई पावर हिटिंग नहीं करी और अच्छी बैटिंग कर गया नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली, जैसे सलमान अली आगा टाइप के वो वाले प्लेयर मेरे ख्याल से ज्यादा चल जाएंगे, जिनको स्पिन बेहतर खेलना आती है और स्पिन पे अच्छा मारना आता हो। हमारे प्लेयर जब स्पिनर्स को मार रहे थे, खासतौर पे वरेंदु हसरंगा को, अगली लग रहे थे यार, बहुत बुरे लग रहे थे देखने में। लग नहीं रहा था कहीं से भी कि ये मतलब कि अपनी कंट्रोल में बॉल को लेके मार रहे हैं। अजीब से लग रहे थे, सेट नहीं हो पा रहे थे। और श्रीलंका में सारा अब बात सारी ये है कि हमने, चलो ठीक है, एक मसले के तहत हम श्रीलंका हाथ हो गए और हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, बाकी सबके मैचेस जो है होंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ यार, अगर लेना ही था ना, दुबई ले लेते यार श्रीलंका की जगह। कम से कम हमें बैटिंग तो अच्छी मिलती। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, इंडिया ने दुबई में सारे मैचेस खेले थे, बाकी पाकिस्तान में हुए थे। तो मैं कह रहा हूँ हम ये कर सकते थे कि हम सारे मैचेस अपने जो है वो दुबई में रखवा लेते। श्रीलंका बहुत टफ ग्राउंड है यार, श्रीलंका इज नॉट इजी, और हमने उसे एज ए होम ग्राउंड चूज किया अपने लिए। ये भी एक अजीब सी बात हो गई है, ये चूज भी किया है तो श्रीलंका। खैर, अब तो बहरहाल जो हो गया सो हो गया। ये हो गई यहाँ पे बात। अब मेरा ख्याल है अगली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी, तो उसमें देखेंगे कि क्या बनता है हिसाब किताब। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे शेप में नज़र आ रही है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा बुरी है। ठीक है, अभी वी आर समवेयर इन द मिडिल। क्योंकि हम हमने प्रॉब्लम क्या की है, बाबर को एंटर करके और शदाब को एंटर करके ना, हम इफ्स एंड बट्स पे ले आए हैं टीम को। हमने ये किया। अब शदाब आ गया है तो साइम को ओवर नहीं मिल रहे। ठीक है, ये मसले मसाइल आ गए हैं। अब शदाब और बाबर, इन दोनों की एंट्री से वर्ल्ड कप पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है ना, यानी किसी ये हो ना कि जी हाँ, शायद बाबर अच्छा कर लेगा या ये अच्छा कर लेगा। बाबर का तो मैं फिर चलो कुछ हद तक कह सकता हूँ, शायद क्योंकि टेक्निकली थोड़ा बेहतर है, शायद सही खेल लेगा श्रीलंका के अंदर। अगर बॉलिंग अच्छे टारगेट पे रोक ले तो अच्छी कर लेगा बैटिंग। लेकिन शादाब खान का तो मैं भाई बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। सिर्फ एक श्रीलंका के बैट्समैनों को आउट करने का मतलब ये थोड़ी है आप सारे दुनिया के सारे बैट्समैनों को आउट कर लोगे इससे। तो शादाब की फॉर्म इज येट टू बी चेक्ड, अभी चेक हुई नहीं है। तो बहरहाल ये हो गया हिसाब किताब इनका। साहबजादा फरहान का यार एक समझ में नहीं आ रहा, बोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या मसला है इसका? आगे बढ़ता है बोल्ड हो जाता है, कभी बाहर ऑफ का बॉल खेल रहा है, अंदर बॉल की चली जाती है, बोल्ड हो जाता है। ये बोल्ड होने का सिस्टम जो है ना इसका, मुझे लग रहा है यार लोग भी देख रहे होंगे अभी, जो दुनिया भर के एनालिस्ट होंगे वो देख रहे होंगे ये बोल्ड हो रहा है। बाहर एज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बोल्ड हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा साहबजादा फरहान को। साहबजादा फरहान इज बाय द वे गुड लर्नर। इसने अब खुद कहा था कि यार मैं शुरू बीच में ज्यादा बॉलिंग ले रहा हूँ और मैं जो है वो सिंगल्स मिस कर देता हूँ। तो ही समबडी हु वांट्स टू लर्न। तो उसकी एक अच्छी चीज ये है कि मुझे यकीन है कि वो इस पर कवर अप करेगा। ऐसा नहीं है कि ये मसला जो है वो कहीं फंसा ही रह जाएगा और आगे नहीं जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग कि ज्यादा देर में ना सीखे भाई, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, तो जो करना है अभी करना है। खैर बहरहाल, अब ये हो गई हमारे मैच की बात। अब आ जाओ उस पे जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश का। मशरफी मुर्तज़ा
को ड्राफ्ट में डालते हैं, सेलेक्ट नहीं करते। उसके बाद फिर बांग्लादेश क्रिकेट एक स्टांस ले लेती है कि जी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया के साथ और हम जो है इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो इस पर अब बीसीसीआई जो है वो ये बोलता है कि जी अगर उनके कोई कंसर्न हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड या कुछ तो हम एड्रेस करते हैं, लेकिन जो है उनको खेलना तो पड़ेगा और ये होगा और वो होगा। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, बेस्ड ऑन ग्राउंड्स, बेस्ड ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, मेरा ख्याल है बांग्लादेश का जो स्टांस है बड़ा स्ट्रांग है। क्योंकि ये इसकी जो शुरुआत हुई ना, वो हुई है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने खेली थी, उससे हुई है। 2023 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, 23 थी 24 थी, तो उसमें पाकिस्तान में जो हुई थी, इंडिया ने ये कहा कि हम पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे इनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और हमें अपने प्लेयर्स यहाँ भेजने में खतरा है। ठीक है भाई, हमने बोला जी आईसीसी को, आओ देखो हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम देखो, सब देखो, बताओ क्या मसला मसाइल है। कोई मसले मसाइल नहीं निकले। उन्होंने कहा जी आपकी सिक्योरिटी ठीक होगी, लेकिन हम इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि हमारे यहाँ से पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, इसलिए हमें हमें हम अपने प्लेयर्स भेजने के लिए राजी नहीं है यार। ठीक है। आ, पहले इंडिया ने बोला कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ने बोला कि फिर आप नहीं आओगे तो फिर हमारे भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, फिर हम भी नहीं आएंगे। ठीक है। अब बांग्लादेश ने बोल दिया कि आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरा ये सवाल है, ठीक है कि आईसीसी का चेयरमैन जो है वो अभी इंडिया का इंडिया का फॉर्मर बीसीसीआई चेयरमैन था। ठीक है, उनका सपोर्ट उस साइड होगा, लेकिन बेस्ड ऑन ग्राउंड्स, जब आप एक फैसिलिटी इंडिया को देते हो, फिर आप वही फैसिलिटी पाकिस्तान को भी दे देते हो। ठीक है, कि चलो जी आप नहीं खेलोगे, अच्छा आप नहीं खेलो, चलो वो भी नहीं खेलेंगे, चलो वो भी नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, हम आप दोनों को एकोमोडेट कर देते हैं। अकोमोडेट कर दिया, तो अब ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप बांग्लादेश को रिजेक्ट करोगे? और ये तो पहले मेरा ये सवाल। और दूसरा, देखो, मैं पर्सनली जो ना इंडिया को एक इंटेलिजेंट कॉम समझता हूँ। उसकी वजह क्या है कि इट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल द इंडस्ट्रीज दे प्रोग्रेस इन। मिसाल के तौर पे म्यूजिक हमसे बेहतर करते हैं, ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, पर हमसे बेहतर करते हैं, रिजल्ट सामने। क्रिएटिव कोई काम होता है, फिल्म मेकिंग, कोरियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा ओटीटी पे एक फिल्म नहीं है, नेटफ्लिक्स भरा हुआ है इंडिया की फिल्मों से। ठीक है ना, और आती रहती हैं हर हफ्ते, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद नई नई फिल्में आती रहती हैं। और अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काम करा, हमने अभी शायद शुरू भी नहीं किया होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काम करना। तो कहने का मतलब है कि क्रिएटिव कॉम है और इंटेलिजेंट लोग हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है कि इन लोगों ने इतनी छोटी सी चीज जज नहीं करी कि यार पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट मिला था, ठीक है, आपने आने से इनकार कर दिया। और इंडिया में टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, अगर आपके यहाँ कोई आने से मना कर देगा, कैन यू रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? क्योंकि आपके तो आए दिन के टूर्नामेंट्स हैं। पाकिस्तान में टूर्नामेंट आईसीसी का आने का जो और इंडिया में आने का जो रेशो है, अगर आप निकालोगे, शायद 1:9 का निकलेगा। 9 टूर्नामेंट इंडिया में होते हैं, फिर जाके पाकिस्तान को एक आधा मिलता है। अभी इस साल इंडिया में वुमेन वर्ल्ड कप हो चुका है, पिछले साल मतलब 2025 में। ठीक है। और अभी फिर दोबारा फरवरी में जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है। फिर अगले साल फिर 2027 में फिर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आपको इतने टूर्नामेंट्स मिलते हैं। ठीक है। अगर आपके आने से किसी ने पॉलिटिकली मना कर दिया, ठीक है, कैसे संभलेगा टूर्नामेंट? ये बात सोचने की थी ना। ये किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को समझ नहीं आई। और जब आपके यहाँ 90% टूर्नामेंट, 80% टूर्नामेंट इंडिया के अंदर ही होते हैं, ड्यू टू जो भी क्राउड एंगेजमेंट है या जो फैन एंगेजमेंट सबसे ज्यादा होती है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपने जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे कहीं जाने से इनकार कर दिया?
किसी को ये अक्ल में बात नहीं है कि कभी कोई किसी ने हमारे यहाँ आने से इनकार किया तो क्या होगा? तो और ज़्यादातर टूर्नामेंट आपके ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, और टेक्निकली इंडिया बीसीसीआई ने ब्लंडर मारा कि उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि यार ये हमारे साथ भी तो हो सकता है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ चल रहे हैं ना। और पॉलिटिकल से प्रॉब्लम से मतलब सिर्फ बॉर्डर रिलेशंस तो नहीं होते। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। कल को इंग्लैंड से कोई पड़ गई, फिर तो अब इंग्लैंड कहते हैं हम नहीं आएंगे इंडिया, फिर क्या होगा? अभी जैसे आप धमकियां लगा रहे हो बांग्लादेश को कि जी आपको आपका फुल मेंबर स्टेटस खत्म हो जाएगा, आपकी क्रिकेट बंद हो जाएगी, आपको जैसे धमकी हमें भी लगा रहे थे ये लोग। ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ उन धमकियों का। हमें हमारा मिल गया हिस्सा, उन्हें अपना मिल गया हिस्सा। उन्होंने कह दिया जी हम नहीं खेलेंगे, हमने भी कह दिया हम नहीं खेलेंगे। तो मामला वो बराबरी पे तय हुआ। तो उस वक्त हमें भी बोला था कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएंगे और ये हो जाएगा, हमें भी बड़ी बातें कर रहे थे। अब वही बातें ये बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं। भाई हर एक पे सैंक्शंस लगाते रहोगे क्या? क्रिकेट तो ऐसे नहीं चलती भाई। क्योंकि आप पावरफुल बोर्ड हो तो मतलब ये कि सब पे सैंक्शंस लगते रहेंगे। और पिछली दफा पाकिस्तान पर नहीं लगे। अब इन्हीं के एंकर्स बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। अब जरूरत हो गई, उस वक्त तो सैंक्शंस लग रहे थे, अब जरूरत हो गई। तो अभी मैं बता दूं, कुछ टाइम के बाद आप बांग्लादेश के बारे में भी यही बात करोगे कि नहीं यार, जो भी है एक एशिया की बड़ी टीम है, क्रिकेट की जरूरत तो है, और और बांग्लादेश को सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है, श्रीलंका की सपोर्ट है। सपोर्ट्स तो है, सपोर्ट सिस्टम है बांग्लादेश के पास। फिर आप बोलोगे नहीं यार इनके साथ भी चलना पड़ेगा। तो भाई जब क्रिकेट में सबके साथ चलना ही है, तो फिर ये पॉलिटिकल रीजंस लाते क्यों हो कि हमने यहाँ नहीं जाना, हमने वहां नहीं जाना? ये शुरुआत आपने 2023 की चैंपियंस ट्रॉफी से किया, और वहां का मामला फिर हमने उठाया, फिर हमारे बाद अब बांग्लादेश ने उठा लिया। अब ये तो चलो एशिया तक हो गया। मैं कह रहा हूँ कल फर्ज करो किसी सेना कंट्री में से कोई कंट्री उठ गई, उसने कह दिया इंडिया में नहीं खेलना। वो इंडिया क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर टूर्नामेंट आपके ही होते हैं। फिर क्या होगा? उसे कैसे संभालोगे? तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पटारा खोल दिया है, एक एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक ऐसा टॉपिक निकाल दिया है कि जी हम पॉलिटिकली नहीं रीजन की वजह से नहीं आएंगे यार। फिर तो क्रिकेट मुश्किल ही हो जानी है फिर। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आईसीसी क्या फैसला लेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो तो पूरी तरह ट्रैप हो गया। आईसीसी खुद फंस गया है इसके अंदर। इंडिया को अगर वो वे आउट देते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, बांग्लादेश बाहर हो जाएगी टीम। और वैसे ही आपकी एशिया कप का तो फ्यूचर वैसे ही अजीब लग रहा है। उसमें से फिर अभी एक और टीम माइनस हो जाएगी। तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एशिया की अपनी क्रिकेट को ही नुकसान होना है अगर एक मुल्क को बाहर कर दोगे आप, या एक मुल्क को कमजोर कर दोगे। नुकसान नहीं पूरे एशिया का है, सिर्फ एक मुल्क का नहीं होना। तो मैं सिर्फ ये बात समझता हूँ कि यार ये जो एक डिस्कशन खोली है ना इंडिया की तरफ से, खुली इंडिया की तरफ से, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया है या बांग्लादेश ने गलती की है। शुरू ये इंडिया से हुआ है। ना ये हमारे यहाँ आने से मना करते पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, ना हम इन्हें मना करते, और ना अब बांग्लादेश ने मना करता। शुरू हुआ इंडिया से। तो ये बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल क्लैरिटी से अपने पास रखना भाई, जो कोई सुन रहा है और समझ रहा है, कि इसमें कहीं से भी जो है कोई पाकिस्तान की पहल नहीं है, इसमें कहीं से भी बांग्लादेश की पहल नहीं है। पहल इंडिया से हुई। और सबसे बड़ी जो बेगैरती दिखाई है, वो तो आप लोगों ने ये दिखाई कि यार एक बंदे का नाम पहले ड्राफ्ट में डालते हो, और फिर ड्राफ्ट में डालने के बाद उसको बाहर कर देते हो भाई, क्लियरली ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स। कोई और रीजन नहीं था। भाई इतनी पॉलिटिक्स अगर स्ट्रांग हो गई है, तो भाई ड्राफ्ट में डालो ही मत, ताकि फड्डेबाजी ना हो। अब डालना भी है, फिर जलील करके निकालना भी है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं। तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स देख लो या क्रिकेट खेल लो, क्योंकि वरना तो फिर यही चलेगा जो हो रहा है। न्यूज गर्म हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। इस डिस्कशन का जो अभी मैं भी 10 मिनट से कर रहा हूँ, इससे क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन फील्ड क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं। और बाद में देख लेना, अभी टूर्नामेंट आएगा तो दोनों टीमें फिर आपस में खेल ली होंगी, जैसे हमने 3 मैच खेल लिए इंडिया से एशिया कप के, लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते गालियां देते देते फिर 3 मैच खेल गए। तो खेलना ही है तो भैया फिर क्यों नहीं खेल लेते आराम से? फिर ये पॉलिटिकल रीजंस और ये और वो,
क्या क्या ज़रूरत है इन मामलों को लाने की? चुप करके आओ, नहीं मिलाओ हाथ भाई, लेकिन चुप करके आओ, खेलो और जाओ। खेलना तो है, जब खेलना ही है तो फिर इतना शोर डालने की कि जी पॉलिटिकल रीज़न है, हम नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहा, ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? अब पूरी दुनिया रिएक्ट करना, दूसरे मुल्क रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं आपके खिलाफ। अब सँभालो उसको भाई, खोला खुद है टॉपिक तो अब बंद भी खुद ही करो उसको, और कैसे करना है वो भी देख लो। खैर मेरा डिस्कशन यहाँ तक इस पे यही है। अच्छा बाय द वे, एक और चीज़ छोटी सी बस टच करते हैं फिर वीडियो क्लोज करेंगे। पाकिस्तान में पीएसएल के अंदर 2 टीम ऐड हुई हैं, सियालकोट और हैदराबाद। इमेंस पोटेंशियल, पाकिस्तान की पीएसएल में पोटेंशियल का भंडार खुलने वाला है। इतना आप मतलब मैं यूं उसको अगर मैं रखूं कि आपको कम से कम कोई 15-20 प्लेयर इस साइड, 15-20 प्लेयर इस साइड, कोई 15-30-40 प्लेयर आपको नए देखने मिल जाएंगे। और अगर ये फ्रेंचाइजर थोड़ा अच्छा वर्क कर लें तो ग्रास रूट का टैलेंट बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। तो बस मैं यही कहूँगा, मैं ज़्यादा इनकी नेटिग्रिटी में से नहीं जाता क्योंकि इसका ऑन फील्ड क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव इस साइड के मामला हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बस खुशी है कि 2 टीमें ऐड हुई हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अगर ग्रास रूट पे काम करेंगे तो लोगों का भी भला होगा, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनका भी भला होगा, और हमें नया टैलेंट भी मिलेगा। थोड़ा सा अगर ओनरशिप लेंगे अपने 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 रीजन्स की, अपने अपने सिटीज़ की, तो बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ग्राउंड बनाना, टूर्नामेंट्स रखवाना टाउन लेवल पे, उनसे प्लेयर्स निकालना, अगर ये सब कर पाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हो जाएगी क्रिकेट की। और वो जो एक खला और वैक्यूम जो बन गया हमारे मुल्क के अंदर, जिसमें नीचे क्रिकेट नहीं हो रही है, ठीक है, फिर हम वो लीग से बंदे उठा रहे हैं। कोई कोई किसी ने अपनी वीडियो डाल दी, ख्वाजा नाफे वीडियो से आया था, फिर ऐसे ही आएंगे प्लेयर ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बेहतर ये है कि कोई ग्रास रूट पे काम शुरू हो, हैदराबाद में हो, सियालकोट में हो, और भी शहरों में हो जैसे लाहौर करता है, तो उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, बहुत टैलेंट आएगा इंशाल्लाह। तो एक बड़ा अच्छा मूव था ये। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैं अभी एक ढाका कैपिटल और मेरा ख्याल है नोखाली एक्सप्रेस का मैच देख रहा था, बांग्लादेश का। तो भाई मैंने देखा कि एहसान उल्लाह जो था, हमारा जो बॉलर, भाई ठीक ठाक पेस निकाल रहा था यार बंदा। 140, 100, 141 तो मैंने हिट होते हुए देखी, और एवरेज 137, 138 बॉल कर रहा था वो, 135 नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि इससे ऊपर ही जा रहा था, 137 प्लस पे ही जा रहा था वो बार बार। तो ये देख के मुझे अच्छा भी लगा, खुशी भी हुई। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार जो ये नई टीम्स आ रही है ना हमारी, हैदराबाद और सियालकोट, यार कोई एक टीम जो है ना एहसान उल्लाह को जरूर उठाना और पूरा पीएसएल खिला देना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बाकी प्लेयर भी तो 140 के ही है ना बॉलर, 140 वो कर रहा है अब। पहले तो ये था कि जी पेस नहीं आ रहा, 130, 133, उसने वो मेहनत करके 140 पे आ गया। और कुछ नहीं पता कि अगर उसको पीएसएल में मौका लग गया, ज़्यादा जान वान मार दे, तो शायद 145, 148 पर भी जा सकता है वो, शायद ज़्यादा मेहनत करेगा तो आ जाएगा वहाँ पर। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब हमारा पीएसएल लगे तो हमारी जो नई फ्रेंचाइजेज हैं वो एहसान उल्लाह को यार ज़रूर कंसिडर करें। जब वो बंदा बीपीएल में जाके खेल सकता है और परेशान कर रहा है, नहीं आ रही उसकी बॉल बल्ले पे भाई, ओपनर के नहीं खेल पा रहे ओपनर्स, तो जब वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है तो हमारे मुल्क में कैसे अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा पीएसएल की? बीपीएल में खेलने वाला बॉलर हमारा, वो पीएसएल में क्यों नहीं खेलेगा? तो यार ये मैं कह रहा हूँ अब कोई ओनरशिप ले इस चीज़ की और एहसान उल्लाह को पिक ज़रूर करे और सारे मैचेस में एज एन ओपनिंग बॉलर खिलाए, जैसे मुल्तान सुल्तान ने चांस दिया था। मैं 100% श्योर हूँ कि ये बंदा अपना चांस बना लेगा पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा, और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा। इसके साथ जो हुआ, उसके एल्बो का प्रॉब्लम हो वो सब, तो उस कंसिडरेशन में ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारी जो नई टीम्स आई हैं वो प्लीज़ इस प्लेयर पे ज़रूर नज़र रखें। बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजरा है, और अब जाके कहीं अपनी जगह बनाई है इसने ना पेस के मामले में। तो अब इसको लीग्स मिलना शुरू हो गई हैं, बड़ी स्ट्रगल से आ रहा है ये बंदा।
तो इसको कंसिडर करें और मैं श्योर हूँ कि पुल जान मारेगा और अपना चांस जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बनाएगा दोबारा। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।